पढ़ाई है लगभग थोड़ा बहुत पढ़ाइए। हमने लास्ट भी यहीं पे खत्म करा था ना, दूसरा पढ़ गया। तो आपने लास्ट क्या पढ़ा था, पवार वंश पढ़ लिया था ना आपने। आपको मैंने ब्रीफली बता दिया था क्या क्या है करके कर लिया है। यहीं पर आते हैं हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी, जैसे हर्षदेव जोशी क्या होता है, उसको हरकदेव जोशी भी बोलते हैं, हर्षदेव जोशी को। तो वो क्या करता है कि उसने कम से कम 8 राजाओं को कुमाऊं का अर्धवरी भी कहा है। डब्ल्यू फ्रेजर ने कहा है इसको कुमाऊं का अर्धवरी। अर्धवरी यानी राजाओं को बनाने वाला। कुमाऊं के 8 राजा बनाए इसने अपने आप, मतलब खुद ही करता था कि जैसे यहाँ कोई इसके मन पसंद का नहीं बना तो किसी और को बना दिया। ठीक है, गोरखों को भी आमंत्रण यही देता है, गढ़वाल को भी आमंत्रण यही देता है, और एट द एंड जब अंग्रेज आएंगे अंग्रेजों को भी आमंत्रण भी यही देगा हर्षदेव जोशी। और राहुल शांकरतैन ने इसे कहा है कुमाऊं का विभीषण। राहुल शांकरतैन ने इसको कुमाऊं का विभीषण की संज्ञा दी है। ठीक है, तो हर्षदेव जोशी को कुमाऊं का किंग मेकर इसको ही बोलते हैं, क्योंकि इन्हें 8 राजाओं को बनाया ना। जैसे चाणक्य को बोला जाता है, वैसे कुमाऊं का किंग मेकर भी इसको ही बोला जाता है। कुमाऊं का अर्धवरी भी इसको ही बोलते हैं, डब्ल्यू फ्रेजर ने बोला है। ठीक है, और विभीषण की संज्ञा इसको किसने दी है, राहुल शांकरतैन। तो ये क्या करता है, जब 1788 में 1788 में मोहनचंद को ये मार देता है। मोहनचंद राजा होता है ना यहाँ, मोहनचंद को ये मार देता है। उसके बाद क्या आता है, मोहनचंद का पुत्र आता है महिमचंद। मोहनचंद का पुत्र आता है कौन, महिमचंद आता है, मोहनचंद का पुत्र। और इसका एक चाचा होता है महिमचंद का, होता है लाल सिंह। तो ये लाल सिंह क्या होता है, ये हर्षदेव जोशी पे आक्रमण कर देता है, हर्षदेव जोशी पे। तो ये जो आक्रमण करता है तो ये हर्षदेव जोशी फिर हार जाता है, और फिर हारने के बाद ही फिर श्रीनगर चले जाता है। श्रीनगर यानी पवार, पवार राज्यों की राजधानी जो थी परमारों की, वो श्रीनगर तो थी। फिर श्रीनगर चले जाता है, लेकिन इसको वहां से सहायता कुछ नहीं मिलती है। फिर ये चले जाता है भाग के बरेली, बरेली के सूबेदार के यहाँ शरण ले लेता है। कौन, हर्षदेव जोशी। और लेकिन फिर शासक कौन बन जाता है, महिमचंद। अब जब ये शासक बना है, महिमचंद शासक बन गया, लेकिन महिमचंद चल रही है लाल सिंह की यहाँ, क्योंकि शक्तिशाली यही है, ये इतना शक्तिशाली नहीं है। ये तो अभी जब पढ़ेंगे हम गोरखा में। तो लाल सिंह शक्तिशाली है, इसने हर्षदेव जोशी को हराया। हर्षदेव जोशी पहले श्रीनगर गया है, श्रीनगर में इसको कोई सहायता नहीं मिली है, तो फिर चले गए भाग के बरेली। बरेली में इसने शरण ली, बरेली के सूबेदार के वहां, जिसका मिर्जा खुर्शीद कुली बेग था उसका नाम, बरेली के सूबेदार के वहां, उसकी शरण ले लेता है। फिर वहां से क्या करता है, नेपाल का जो राजा रहता है उसमें रणबहादुर शाह रहता है। नेपाल का राजा था रणबहादुर। ये कम से कम 1769 से 1778 से 1804 तक शासन करता है रणबहादुर शाह। कहाँ, नेपाल में। उस टाइम पे ये क्या करता है, हर्षदेव जोशी इसको सहायता, इसके पास चले जाता है गोरखों के पास। गोरखा लोग जो हैं, आप एट टाइम बताओ, गोरखा लोग जो हैं नेपाल से आए हुए लोग हैं। गोरखा जहाँ बोलूँगा नेपाली लोग थे, जो जिनका शासन जो था सैन्य व्यवस्था पे चलता था। और इनका एक प्रमुख क्या था, खुखरी, है ना, खुखरी देखिए। हाँ, तो खुखरी था। तो ये जब हर्षदेव जोशी पे चले जाता है, कहाँ चले जाता है, रणबहादुर शाह के। इनके मध्य एक समझौता होता है। समझौता ये होगा कि तुम मेरी मदद करोगे, हर्षदेव जोशी कहता है तुम मेरी मदद करोगे, बदले में तुमको उपहार दूंगा, और तुम मेरे को चंद्रवंश की मतलब कुमाऊं की राजगद्दी मेरे को सौंप दोगे। ये होता है इनके बीच में समझौता होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो अब क्या होगा, ये आक्रमण करेंगे गोरखा यानी नेपाली लोग, ये आक्रमण करेंगे किस पे, कुमाऊं पे। कब करेंगे, 1790। ठीक है, और कौन से, कहाँ, हवाला बाग में। ठीक है, हवाला बाग का युद्ध जो हुआ है, अगर क्वेश्चन आया हवाला बाग का युद्ध कब हुआ था, 1790 में हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था, गोरखा और महिमचंद, है ना। कुमाऊं और गोरखा, अगर नाम आएगा तो गोरखा महिमचंद। इसमें जो गोरखा लोगों का जो शासन रहता है, गोरखा लोगों का जो नेतृत्व जो करते हैं, वो करते हैं, एक तो अमर सिंह थापा करता है, अमर सिंह थापा। एक हो गया चौतरिया बमशाह बहादुर शाह, चौतरिया बहादुर शाह।
एक हो गया सूर्य थापा, और एक हस्तिधर ये चार लोग नेतृत्व करते हैं गोरखाओं का। और वहां से उनका नेतृत्व कौन करता है? लाल सिंह। महेंद्र चंद का राजा महेंद्र चंद होता है, लेकिन नेतृत्व कौन करता है? लाल सिंह। ठीक है, अगर कोई भी ऑप्शन आएगा इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा, उसमें से चाहे महेंद्र चंद आए चाहे लाल सिंह आए, तो ये दोनों आक्रमण होते हैं। और अंततः क्योंकि हर्षदेव जोशी को पता है ना उनको कि इसकी क्या क्या कमजोरियां, क्योंकि हर्षदेव जोशी तो पहले से ही वही रहा है, तो सब कुछ पता है उसे, कहाँ की क्या क्या उसकी कमजोरियां हैं, क्या उसके वीक पॉइंट है, मतलब जो भी चीज है। तो यहाँ गौरव लोग का साथ देता है वो, गौरव लोग क्या कर देते हैं, हवाला के एक साधारण से युद्ध में यहाँ अब जब महेंद्र चंद यहाँ पराजित होता है तो ये भाग के दोनों चाचा भतीजे तराई क्षेत्र में शरण ले लेते हैं। तो दूसरी बार आक्रमण एक बार और करते हैं, लेकिन फिर भी ये नाकामयाब रहते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि जब ऐसी गौरवों के पास शासन आता है कुमाऊं का, तो गौरव लोग हर्षदेव जोशी को बंदी बना लेते हैं, हर्षदेव जोशी को कैद कर लेते हैं जेल में। जैसे कैद करते हैं तो संधि जो होती है वो संधि जो ली थी उसमें तो कहा था ना कुमाऊं का शासन किसको सौंप दोगे? मेरे को सौंप दोगे, लेकिन कोई समझौता नहीं रहता, कोई पालन नहीं किया जाता उसमें। इसको बंदे में उसको कैद कर लिया जाता है, और कैद करने के साथ साथ फिर ये क्या करता है, वहां से भागने में कामयाब हो जाता है, क्योंकि सारे सैनिक कोई गोरखा ही थोड़ा रहेंगे, तो रहेंगे वहाँ, तो ये कुछ गुटबंदी करके वहां से भाग जाता है। कहाँ से? कैद से, गोरखाओं की कैद से भाग जाता है। फिर ये पहले श्रीनगर जाता है, पहले, और श्रीनगर से कहाँ चले जाता है? जहाँ मैंने बताया था, कहाँ? बरेली। कौन? हर्षदेव जोशी। हर्षदेव जोशी जब बरेली जाता है तो बरेली का एक सूबेदार रहता है मिर्जा खुर्शीद कुली बेग, उसकी शरण ले लेता है। ठीक है, फिर दोबारा से फिर यहाँ से अंग्रेजों के साथ स्थिति होगी। फिर अंग्रेजों को यहाँ आमंत्रित करने का भी सहयोग किसी का ही रहता है, और मदद भी यही करता है अंग्रेजों को लाने के लिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया हिस्ट्री। अभी गोरखा लोग कौन थे, किसी का भी गोरखा जाति का उद्योग कैसे हुआ ये बता दें थोड़ा। ठीक है, दिखाऊंगा बाद में। तो ऐसी नेपाल जो था वो 24 रियासतों में बटा हुआ था, इधर 24 ही कहा जाता है, 24 रियासतों में बटा हुआ था। ठीक है, और यही एक जनजाति, यहाँ एक जाति रहती है नेवार जाति। नेवार जाति जो कि खुपरी बनाने का कार्य भी करती थी। कौन सी जाति करती थी? नेवार जाति। ये नेपाल में इसलिए उसको नेपाल बोला जाता है, नेवार जाति के कारण। ठीक है, तो अब यहाँ पे 24 रियासत थी ना, उसमें से एक रियासत आएगी, उसमें एक शासक आएगा नरभूपाल। बहुत महत्वपूर्ण से राजा था, ये योजना बनाता है कि कैसे ये पूरे नेपाल को एक करा जाए, कैसे और जो रियासत है उनको जीता जाए। तो नरभूपाल जो आएगा, ये तो हमने जैसे ये कामयाब तो नहीं रहता है ये, लेकिन योजना लगभग बना लेता है। लेकिन इसका एक पुत्र आएगा पृथ्वीनारायण। पृथ्वीनारायण आएगा 43 में इसका पृथ्वीनारायण का रूल होगा। ये क्या करेगा? ये जीतेगा, आधी से ज्यादा रियासत में ये जीत जाता है। कौन? पृथ्वीनारायण। ठीक है, और इसका जो टाइम पीरियड रहता है ये रहता है तुम्हारा 75 का। 85 का इसका रियासत, इसका टाइम पीरियड है 43 से 85। फिर लेकिन फिर इसका ये मैक्सिमम जीत जाता है। फिर इसका एक पुत्र आता है, ये सब ये पुत्र है इसका, ये इसका पुत्र है, ये आता है प्रताप सिंह प्रताप। ठीक है, तो ये मात्र 3 वर्ष का इसका कार्यकाल रहता है। तो इसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। लेकिन फिर जो आएगा रण बहादुर साहब, रण बहादुर ये आएगा
देखिए ये रहता है लगभग, ठीक है, जब लिखना आ जाएगा। तो अगर क्वेश्चन के रूप में लिखा रहा हूँ, क्वेश्चन क्या आया कि जब गौरखों ने कुमाऊं पर आक्रमण किया तो उस समय पे नेपाल का शासक कौन था? तो कौन था? कब कराया? 1790 में कराया ना। 1790 में किसका टाइम पीरियड है? रणबहादुर शाह, ठीक है। तो रणबहादुर शाह इसका किससे होता है? जब हर्षदेव जोशी इसके पास ही तो आता है रणबहादुर शाह के बाद, जैसे मैंने पहले बताया था। तो ये होता है 1804 में, यही रहता है। फिर यही वो शासक है जो साधु भेष अपना लेता है, साधु बन जाता है ये, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है क्या कहते हैं उत्तराखंड की क्षेत्र में, क्या कि निर्गुणा नंदी की जो उपाधि दी है वो किस शासक ने दी थी नेपाल के? तो वो किसने लिए? और जब ये शासक बना था 1788 में, उस समय पे ये अल्पवयस्क था, ठीक है। तो इसकी जो संरक्षिका थी कौन थी? माता, इसकी माता इंद्रलक्ष्मी। 4 शासक जो मैंने तुमको बताए थे, कौन जब नेतृत्व कर रहे थे जो गोरखाओं का? श्रीधर चौधरी, अमर सिंह थापा, सूरबीर थापा, और चौथा क्या बताया था? बहादुर शाह। वो इसका चाचा था। वो इसकी माता को मार देता है और खुद एक संरक्षक बन जाता है 1790 में, यानी 2 साल बाद, ठीक है। तो फिर ये वो नेतृत्व कौन करता है? फिर बहादुर शाही करता है इसके साथ। उस संरक्षक कौन थी उस समय पे? इंद्रलक्ष्मी थी। लेकिन फिर 2 साल बाद इसके चाचा बन जाते हैं कौन? ठीक है। जब 1790 में ये कुमाऊं को जीत लेते हैं, फिर एक साल बाद लंबूरगढ़ के मैदान पे ये कर लेते हैं गोरखाओं, गढ़वाल पर आक्रमण कर देते हैं। कहाँ? गढ़वाल पे। कौन? गोरखा लोग। कुमाऊं तो जीत दिया है ना इन्होंने, कुमाऊं जीतते ही इन्होंने गढ़वाल पर आक्रमण कर देते हैं, ठीक 1 साल बाद लंबूरगढ़ के युद्ध में, ठीक है। और लेकिन वहां जब बगल के सैनिक पे हमला हो गया है, मान लिया तुम्हारे पड़ोस में कुछ चीज घटना हो गई है, तुम सचेत रहोगे ना। तुम्हारे पड़ोस में अगर चोरी हो गई है तो तुम सचेत रहोगे, अपना सामान सब ठीक ठाक से रहोगे। तो ऐसे ही गढ़वाल ने भी करा। तो वो इतनी आसानी से पहले सचेत हो गया, इतनी आसानी से उसने हार नहीं मानी। तो इन्होंने वहीं पे डेरा जमा लिया लंबूरगढ़ पर। ठीक इस समय क्या हुआ? चीन ने नेपाल पर आक्रमण कर दिया। तो ये लोग अब जब इनकी उस पर आक्रमण हुआ तो फिर इनको संधि करनी पड़ती है, ठीक है। 1792 में ये संधि कर लेते हैं, श्रीनगर की संधि। इससे गोरखाओं, और गोरखा लोग इनको गढ़वाली यानी परमार वंश इनको समझौता करता है, इनसे ये दोनों समझौता करते हैं। और 3000 रुपए की बात होती है कि तुम 3000 रुपए वार्षिक दोगे हमें। कौन? परमार लोग देंगे इनको, गोरखाओं को, हम तुमको आक्रमण नहीं करेंगे। हाँ 3000 रुपए। लेकिन एटकिंसन जो है एक इतिहासकार है, एटकिंसन, उसने कहा है 25,000 रुपए बात की। अंग्रेजी इतिहासकार है तो उनको ज्यादा उसने फोकस किया है। उसने कहा है कि 25,000 रुपए बात। तो एटकिंसन के अनुसार कितने समझौता कितने में हुआ था? 25,000। लेकिन वैसे कितने में हुआ था? 30,000। बाकी जितनी भी किताबें सब में 3,000 हुआ, ठीक है। अब ऐसी हो फिर यहाँ 93 में क्या हुआ? यहाँ आपदा हो जाएगी, कहीं भूकंप आएगा, फिर बाढ़ आ जाएगी, सूखा हो जाएगा। तो जब यहाँ भूकंप हो जाएगा, जब ठीक 1804 में गोरखा लोग फिर से आक्रमण करके यहाँ अमर सिंह थापा के नेतृत्व में, कहाँ? गढ़वाल। 10-12 साल ये रहने देंगे, 14 साल, तब तक ये कुमाऊं की तरफ ध्यान देंगे, कुमाऊं में शासन करेंगे। लेकिन 1804 में फिर आक्रमण करेंगे, कहाँ? गढ़वाल में आक्रमण करेंगे और परदुन शाह वहां से भाग जाएगा। और फिर लास्ट युद्ध होगा मई 1804 में, गोरखाओं अंतिम युद्ध जो होगा गोरखाओं का और परमारों का, यानी गढ़वाल का और गोरखाओं का। अंतिम युद्ध में 14 मई 1804 में क्या होंगे? गोरखा लोग, परदुन शाह की मृत्यु हो जाएगी युद्ध में, ठीक है। तो फिर किसका अधिकार जाता है? 1804 में गढ़वाल में भी गोरखाओं का अधिकार जाता है, यानी पूरे उत्तराखंड में एक संपूर्ण राज कब होता है? अगर क्वेश्चन आया कि संपूर्ण खाली तुम्हें ये देखा उत्तराखंड में, संपूर्ण उत्तराखंड में गोरखाओं का आधिपत्य कब स्थापित हुआ? तो कब लिखोगे? 1804। 1790 में लिखोगे? 1790 में केवल कुमाऊं में आक्रमण हुआ, कुमाऊं में शासन स्थापित हुआ है। किनका? गोरखाओं का। कौन से युद्ध में? हवालाबाद। 1791 का कौन सा युद्ध था? लंबूरगढ़ का। और 1704 में कुड़बुड़ा एक मैदान है, कुड़बुड़ा कहाँ है ये? देहरादून। क्वेश्चन भी आ गया कि देहरादून में एक कुड़बुड़ा का मैदान,
फुलबड़ा के मैदान में 14 मई 1804 को परमारों के बीच और गोरखाओं के बीच युद्ध होता है, जिसमें परमारों का नेतृत्व कौन करता है? प्रद्युम्न शाह, और गोरखाओं का नेतृत्व कौन करता है? अमर सिंह शाह। ये दोनों, जिसमें कौन पराजित हो जाता है? प्रद्युम्न शाह पराजित होता है और वीरगति को प्राप्त हो जाता है। फिर उसी का एक पुत्र होता है सुदर्शन शाह, ठीक है, वो भाग के शरण ले लेता है, तराई क्षेत्र में चले जाता है ना। और क्या कहते हैं, एक पुत्र को वो कौन बंदी बना लेता है? नेपाली, मतलब गोरखा लोग बंदी बना के नेपाल भेज देते हैं और फिर अब यानी, और इनका एक क्षेत्र राज्य खत्म होता है, वो कब होता है? 1815 में। 1815 में अंग्रेज जब आएंगे, अंग्रेज गोरखा को हराएंगे, तब इनका राज्य समाप्त हो जाएगा यहाँ से, फिर अंग्रेजों का आगमन होगा यहाँ, ठीक है। तो 1815 तक इन्होंने राज किया। तो इन्होंने कुमाऊं में कितने साल राज किया? 25 साल राज किया। और गढ़वाल में 10.5 साल। ना 1804 में आए थे ना मई में, तो यानी आधे हाफ में 1804 रह गए, बाकी 10 साल को 10.5 साल इन्होंने गढ़वाल में राज किया। और कुमाऊं में कितने साल राज किया? 25 साल, ठीक है। आया समझ में? तो गोरखा शासन लिख लो। मेरे क्वेश्चन कैसे आए प्रीवियस ईयर के? देखो क्वेश्चन ये है कि गोरखाओं ने कुमाऊं पर किस वर्ष आक्रमण किया था? 91, 90, 96 या 95? 90 में। 1790 के हवालाबाद के साधारण युद्ध में किसे हराने के पश्चात गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार किया? महेंद्रचंद, दुर्योधन, देवीचंद, कल्याणचंद। कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार कब से कब तक रहा? 1790 से 1815, 1791 से 1814, 1790 से 1804 या 1790 से 1815। कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार कितने वर्ष तक रहा? 25। प्रद्युम्न शाह व गोरखाओं के बीच लंगूरगढ़ की संधि कब हुई थी? श्रीनगर की संधि जो लिखी है ना, उसमें ब्रैकेट में बयान में लिख लो। 1792। लंगूरगढ़ की संधि बोले या श्रीनगर की संधि बोले, वो एक ही बात है। अगर लंगूरगढ़ का युद्ध बोलेगा तो 91 और संधि बोलेगा तो 92। अब ये लिख दो, एक हेडिंग लिखो, कुमाऊं के गोरखा सुबेदार। सुबेदार लिख देते हैं, इनमें से क्वेश्चन आता है कि प्रथम सुबेदार कौन था? ये ब्राह्मणों को कर लगाने वाला भी कौन सा सुबेदार था? ठीक है। अरे सबसे प्रशासन सबसे बुरा प्रशासन था उत्तराखंड में गोरखाओं का, और खैरी बोलते थे। एक प्रथाएं थी, 3 प्रकार की प्रथाएं थी इसमें। अगर सच और झूठ का कोई गलत कौन है या झूठ कौन है, अपराधी कौन है, उसके लिए 3 प्रकार की दिव्य प्रथाएं थी, ठीक है। एक थी कढ़ाई की प्रथा, मतलब जैसे दोषी है कि तुम दोषी हो या तुमने चोरी करी है या नहीं करी है, कढ़ाई गर्म तेल कढ़ाई में रख देते और उसमें हाथ डालो। अगर देखो तुम्हारा हाथ जल गया तो तुमने करी है चोरी, और तुम्हारा हाथ नहीं जला तो नहीं करनी। एक गोला देखती कि हाथ गर्म लोहे की छड़ी होती थी, उसको हाथ में दे दिया जाता था। अब जिसपे अपराध का गुनाह हुआ है, अगर वो दोषी है तो उसका हाथ नहीं जलेगा, अगर दोषी नहीं है तो हाथ नहीं जलेगा, और दोषी है तो जल जाएगा, ठीक है। एक तराजू दी प्रथा थी, 3 प्रकार की दिव्य प्रथाएं थी ना इनके गोरखाओं को, गोरखैली बोलते थे इसको। तीसरी प्रथा ये थी कि क्या कहते हैं, तराजू, जैसे पहले तराजू तोला, फिर उसको रात के लिए कहीं और रख दिया, अगले दिन फिर तोला जाता था। अगर जैसे पहले 52 किलो था, अगर 52 किलो से बढ़ गया तो वो गुनहगार नहीं है, और 52 किलो से कम हो गया तो वो गुनहगार है, और रात भर खाना नहीं देते थे उसको, तो वजन कम होगा या ज्यादा होगा। ऐसे प्रथाएं थी, दिव्य प्रथाएं थी 3 प्रकार की, ठीक है। अभी प्रशासन जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे। मतलब सबसे निकृष्ट महिला को छठे पर जाने की मनाही थी, महिलाएं छठी पर नहीं जाती थी, ठीक है। अच्छा, एक ही कुमाऊं का एक सुबेदार था, वो बोलता था, वो ब्राह्मणों से काम करवाता था। वो कहता था ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, तो सिर से भोजन हो। देखो कुमाऊं के गोरखा सुबेदार, तो कुमाऊं का प्रथम गोरखा सुबेदार कौन था? कुमाऊं का प्रथम गोरखा सुबेदार जोगामल साहब, जोगामल
शाह था। इसी के समय कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त किया गया। इसने कुमाऊं में 20 नाली जमीन पर, नाली समझते हो, एक बर्तन टाइप का होता है, बर्तन टाइप का होता है एक नाली, तो उसमें जितने गेहूं आते हैं और जितने जमीन पर वो चले जाएगा गेहूं, अनाज जितनी दूर तक चले जाएगा वो अनाज, एक नाली बोलते हैं, एक ओखल टाइप की होती है नाली, तो उसमें अनाज भरते थे, वो जितनी दूर तक चले जाएगा तो वो जमीन एक नाली कहलाई जाएगी, एक नाली जितनी चली जाएगी। लेकिन नाप तो सकते नहीं ना, पहाड़ों की जमीनों को नाप तो सकते नहीं, ऊबड़ खाबड़ है, तो यही अपनाई गई है। और अभी भी नालियों में होता है, जितने नाली है नाली का देखो, इसी ने कुमाऊं में 20 नाली जमीन पर ₹1 टैक्स निर्धारित किया था। ₹1 टैक्स, 20 नाली जमीन पर ₹1 टैक्स लिया जाएगा, जिसे बीसी कहा जाता था। बीसी एक टैक्स था बीसी, यानी 20 नाली भूमि जमीन पर ₹1 टैक्स, जिसे बीसी कहा जाता था। अब देखो जोगमल शाह ने, जिसके बारे में लिख लेते हैं क्या क्या कराया इसने। जोगमल शाह ने सरकारी दफ्तर के खर्चे के लिए प्रत्येक गांव पर सुवांग दस्तूर नामक कर लगाया, प्रत्येक गांव पर लगाया जाता था। ठीक है, मतलब दफ्तर के खर्च के लिए स्वांग दस्तूर नामक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा खर्च जो था दफ्तर के खर्च के लिए लगाया जाता था। 4 खर्च देखिए, और इसने एक कर लगाया था मांगा कर। मांगा बोलते थे कि जैसे कोई तुम्हारा बालिग हो गया बच्चा, उसको अगर सैन्य सेवा में भर्ती नहीं होना है तो उसको ₹1 देना पड़ता था कि तुम ऐसे मतलब रुपये मांगा कर दो तुम, हमारे सैनिकों के लिए तुम्हें कर देना है। हर एक बालिग व्यक्ति से लिया जाता था वो ₹1। ठीक है, देखो जोगमल शाह ने ही प्रत्येक बालिग व्यक्ति से, या प्रत्येक वयस्क व्यक्ति से ₹1 मांगा राजकर लगाया। मांगा राजकर, और ये मांगा यही था कि सैन्य सेवा में जब मैं तुम्हें कर पढ़ाऊंगा ना, अभी बहुत सारे कर रहे हैं नेपालियों के, गोरखाओं के, तो वो करता पढ़ाऊंगा, मांगा राजकर। ठीक है, ये चंदों के समय भी था मांगा का। अब देखो कुमाऊं का दूसरा ये सूबेदार सुब्बा एक ही बात है, नेपाल में सुब्बा बोलते हैं इसको, तो सूबेदार में ब्रैकेट में सुब्बा भी लिख देना। देखो कुमाऊं का दूसरा सूबेदार, कुमाऊं का दूसरा गोरखा सूबेदार, ये दूसरा सुब्बा काजी नरसाही बना, जिसके समय मंगलवार रात्रि कांड हुआ था। एक साथ कई लोगों को फांसी दे दी ना मंगलवार की रात को। मंगलवार रात्रि कांड किसके समय में हुआ था? काजी नरसाही के समय पे मंगलवार रात्रि कांड। तीसरा गोरखा सूबेदार लिखो, अजब सिंह। देखो तीसरा गोरखा सूबेदार अजब सिंह। ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं यहाँ, रिपीटेशन क्वेश्चन नहीं है। और अजब सिंह लिख दिया। देखो इसके समय अल्मोड़ा में लगभग 1500 ग्राम प्रधानों का सामूहिक नरसंहार हुआ था। लगभग 1500 ग्राम प्रधानों का, जो चंदों के समय पे थे ना ग्राम प्रधान, वो इसने सबको एक साथ नरसंहार कर देना, उनका मृत्यु दे दी थी। चौथा सूबेदार लिखो अमर सिंह थापा। ब्राह्मणों पर
अगला अगले लाइन ब्राह्मणों पर कुसही, ये नहीं है ये अगली लाइन में लिखना है। अमर सिंह थापा ने कोई कुछ ऐसा नहीं किया। मैं तुमको बता रहा हूँ अमर सिंह थापा कौन सा सूबेदार था, क्योंकि गढ़वाल का पहला सूबेदार अमर सिंह थापा है ना जी सर। तो लेकिन कुमाऊं का वो 14वां सूबेदार है ना। गढ़वाल का जो है पहला सूबेदार यही था अमर सिंह थापा। लेकिन ब्राह्मणों पर कुसही कर लिखो, अगले हेडिंग से लिखो ब्राह्मणों पर कुसही नामक कर लगाने वाला गौरका सुब्बा बमसा। ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि इनमें से किस शास्त्र में ब्राह्मणों पर कुसही नामक कर लगाया, तो कुसही कर किस पे लगता था? ब्राह्मणों पर लगता था। ब्राह्मणों पर कुसही का नामक लगाने वाला कौन था शासक? बमसा। इनवर्टेड कॉमा में डबल इनवर्टेड कॉमा में लिखा ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, इसलिए बोझा सिर पर रखो। ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा पूछते भी नेपाल के लोग ही थे, लेकिन ये उत्तराखंड के लोगों को ब्राह्मण नहीं मानते थे। मतलब सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा जो पूजा जाता है ब्राह्मणों को, वो नेपाल में पूजा जाता है अभी भी। ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, इसलिए बोझा सिर पर रखो। यह कथन गोरखा सुब्बा अजब सिंह द्वारा कहा गया। अच्छा, अजब सिंह जो था ना कौन सा सूबेदार था? तीसरा ना। फिर एक बार और बना था, एक 7वां सूबा भी यही था। तो तीसरा और 7वां सूबा यही है, दोबारा इसको बनाया गया। तो अजब सिंह यहाँ पर अजब सिंह लिखा था ना, उसमें ये भी लिख देना कि 2 बार कुमाऊं का सूबेदार बना। एक कुमाऊं का सूबेदार था ऋतुराज थापा। ऋतुराज एक सूबेदार जो था ऋतुराज, जिसको फांसी दी गई थी। कौन सा सूबेदार था कुमाऊं का जिसको फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो वो कौन था? ऋतुराज। देखो, एकमात्र सूबेदार ऋतुराज थापा, जिसे फांसी की सजा दी गई। ठीक है, और एक लास्ट लिख लो 1815 में कुमाऊं का सूबेदार फ्रेजर साहब बहादुर, फ्रेजर साहब बहादुर साहब बहादुर 1815 में। अगला एडमिन जो प्रशासनिक व्यवस्था, गोरखाओं की प्रशासनिक व्यवस्था कैसे कैसे थी, कैसे कैसे उसका सैनिक प्रशासन कैसा था, आर्थिक प्रशासन कैसा था, मतलब किस प्रकार के कर थे। सैनिक शासन था इनका। ठीक है, इनका उत्तराखंड में इनके शासन को गौरवशाली कहा गया, सबसे भ्रष्ट शासन, जिसका ना पैर ना टूट। ठीक है, बाकी शासन प्रशासन को कल पढ़ते हैं। समझा यार? कोई ऐसा तो नहीं है इसको ना समझा है? मैं अभी भी कह रहा हूँ नोट्स तुम्हें मैं कैसे भी ला सकता हूँ, वैसे भी नहीं नोट्स दिला सकता हूँ तुम्हें टॉपिक वाले। जैसे मैंने मैक्सिमम कोचिंगों में ये देखा है कि जो फैक्ट लिखाते रहते हैं, ये मैं कहानी की तरह ऐसे समझा रहा हूँ कि तुम एक बार पढ़ोगे ना, घर जाके जब रिवाइज करोगे क्वेश्चन दोगे। जैसे कि और क्वेश्चन देखते हैं, कुमाऊं में द्वितीय गोरखा सूबेदार किसे बनाया गया? काजी। अच्छा, गोरखा लोग निम्न में से किन चीजों का अधिक मानते थे? ब्राह्मण, हिंदू, ब्राह्मण को। मंगल की रात नामक घटना किस सूबेदार के समय हुई? ब्राह्मणों पर कुसही नामक कर लगाया था किसने? बमसा ने। अच्छा, किस सूबेदार का कथन था ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं? अजब सिंह। अजब सिंह, अमर सिंह, जोगमल या नरसाई? अजब सिंह। अजब और अमर में डिफरेंस करना है। अजब से गढ़वाल में जितनी भी चीजें होंगी वो सब अमर सिंह थापा करवाएगा। तो गढ़वाल का जो पहला गोरखा सूबेदार है वो अमर सिंह थापा है। किस गोरखा सूबेदार ने प्रथम भूमि बंदोबस्त कराया था?
नेपाल के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? नेपाल एकीकरण का श्रेय अंतिम रूप से अंतिम रूप से जो हुआ था, किस नेपाली शासक ने साधु बनकर अपना नाम निरूढ़ानंद रख दिया था? अठारहवीं सदी तक नेपाल में छोटी छोटी कितनी ठकुराइयां थी? ये रियासतें थी 24। 1890 में अल्मोड़ा अधिकार के समय नेपाल नरेश कौन था?